सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकफी क्लासेस। और हम लोग आज क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पहला लेक्चर जो था उसके बाद दूसरा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो यार हम लोगों ने क्या होता है कि रिएक्टेंट सीख लिया था, प्रोडक्ट क्या होता है ये सीख लिया था, केमिकल इक्वेशन सीख लिया था कि केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। इसके बाद यार हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर आए थे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ ली थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते थे। साथ ही साथ हम लोगों ने और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ लिया था, उसके 3 टाइप हुआ करते थे, हम लोगों ने पढ़े थे उनको, उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि आप वो चीज़ें पिछले लेक्चर से अच्छे से रिवाइज़ करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से उसको पढ़ें। और उसके बाद की चीज़ आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्या होती है कि हेडिंग आती है बेटा हमारे पास एक्टिविटी सीरीज़। तो बेटा एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, ये होती है कि लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। मतलब कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स उनकी एक्टिविटी के घटते हुए क्रम में लिखे जाएं, उसे हम लोग एक्टिविटी सीरीज कह देते हैं। कि जो ऊपर वाला है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो उसके नीचे वाला है वो कम एक्टिव, उसके नीचे वाला और कम एक्टिव, एंड सो ऑन, की एक्टिविटी घटती जा रही है। ये जो बेटा रेड से यहाँ पर मैंने लिख रखी है पूरी सीरीज, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो लिथियम है, Li है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है, उसके बाद K है, फिर Ba है, फिर Sr है, फिर कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एंड इज सो ऑन, ठीक है। सो ये आप लोग रट सकते हो। इसको रटने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आप लोग इसके ऊपर कोई शेर, कोई शायरी, कोई राइम, जैसे चाहें आप वैसे इसे तैयार कर सकते हैं। तैयार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो लिस्ट है ये हमें आइडिया देती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से होगी, ठीक है बेटा। जैसे कि अगर हम लोग लिखें कि KNO3 प्लस Li, तो आप देखें कि लिस्ट में K से ऊपर Li है, तो यहाँ अगर Li आ रहा है तो, और Li जो है एक्टिविटी सीरीज में K से ऊपर है, यानी K से ज़्यादा एक्टिव है Li, तो Li जो है वो K को हटा देगा, ठीक है। Li जो है वो K को रिप्लेस कर देगा और NO3 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और K अलग हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये है, यानी कोई भी ऊपर वाला एलिमेंट जो कि एक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस्ड है वो किसी भी नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H2SO4 प्लस लेट्स से Mg, ठीक है। तो बेटा Mg देखो, Mg यहां पर है और H कहां पर है, H यहां पर है, ठीक है। तो क्या होगा कि Mg हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और फॉर्म कर लेगा MgSO4 और साथ में H2, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो हम लोग इस तरीके की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देते हैं। ध्यान रहे कि एक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर लिखा है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस ही करेगा। अगर मैं कह दूं कि क्या नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। कभी नहीं होगा से सेंस ये है कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। अगर आप कुछ स्पेशल कंडीशन दे रहे हो, टेम्परेचर प्रेशर घटा बढ़ा रहे हो, कोई कैटलिस्ट डाल रहे हो, तो शायद ये पॉसिबल हो जाए। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाला किसी ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। अब जैसे कि ये रिएक्शन है हमारे पास Zn प्लस CuSO4, तो बेटा देखो आप Zn कहां पर है, हमारे पास Zn ये रहा, ठीक है, और Cu कहां पर है, Cu नीचे है। तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। Cu की जगह पर Zn आसानी से आ जाएगा, ठीक है, और ये रिएक्शन एग्जिस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहेंगे इसका उल्टा कि Cu क्या Zn को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो बेटा देखो Cu नीचे है, Zn ऊपर है, कैसे डिस्प्लेस कर देगा, नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कब, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन की छोटी सी परिभाषा है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है, इसीलिए इसको कई सारे लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है बेटा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब ये वाला आयन जो है ये इसके पास चला जाएगा और ये वाला इस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, ये एक कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज, ये एक एनायन है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ये कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज, ये है एनायन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये वाला कैटायन इस एनायन के पास चला जाएगा और ये वाला कैटायन इस एनायन के पास चला आएगा। तो क्या बन जाएगा, AgBr के पास चला गया, AgBr बन गया, और NaNO3 के पास आ गया, NaNO3 बन गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन एक PPT फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट AgBr है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इतना सा नोट करें, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर। तो उम्मीद है आप लोगों ने पिछली चीज़ अच्छे से पढ़ ली होगी, उसे नोट कर लिया होगा पॉज लगा के। आगे हम लोग देखते हैं यार कि हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन में अगला टाइप आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेटा ऑक्सीडेशन जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रही हो या ऑक्सीजन जुड़ रही हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर हम ऑक्सीडेशन बोलें तो क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई एक भी काम हो रहा है, अगर इन तीनों में से कोई एक भी काम हो रहा है तो हम इसको कह देंगे बेटा, क्या कह देंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखते हैं एग्जाम्पल देखें बेटा, क्या होगा कि 2 कॉपर 2Cu, Cu फॉर कॉपर, प्लस O2 गिव्स आउट 2CuO। ठीक है बेटा, यहां पर Cu डबल प्लस स्टेट में है। ठीक है, Cu प्लस प्लस O डबल माइनस, इसके 2 यहां आएंगे, इसके 2 यहां आएंगे, Cu2O2 बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये बनेगा CuO। तो हम इसको कह देंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, और यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, देखो ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम लोग इसे कह देंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये प्रोसेस कहलाएगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहां पर देखो बेटा, सल्फर में से हाइड्रोजन निकल रही है। ठीक है, और सल्फर अकेला रह जा रहा है, तो हाइड्रोजन यहां से निकल रही है, इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहलाई, ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस में जिंक के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन 2 निकले और इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन। तीनों तरीके की बातों पर एक एक एग्जांपल दे दिया है, आप इसे नोट करें। अगली बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा रिडक्शन क्या होता है, ये बिल्कुल इस प्रोसेस का रिवर्स होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। ठीक है, सो क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां क्या कह देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, तो बेटा देखो यहां पर 2CuO है और ये बना 2Cu प्लस O2। भैया देखो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है ना, तो हम लोग एग्जाम्पल को जस्ट उल्टा कर दें। ठीक है, जो यहाँ रिएक्टेंट था उसको हम लोग यहाँ प्रोडक्ट बनाए दे रहे हैं, और जहाँ प्रोडक्ट था उसको हम लोग यहाँ रिएक्टेंट बनाए दे रहे हैं, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल रहा है, दिस इज रिडक्शन। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है सल्फर के साथ, सो दिस इज रिडक्शन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी जुड़ रहा है, सो दिस इज रिडक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, दिस इज रिडक्शन। और वही हमने एग्जाम्पल भी ले रखे हैं बेटा तीनों। इसके बाद बात आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एमिट हो रही हो, हीट बाहर निकल रही हो। ठीक है, तो बेटा अगर कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रही है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। जैसे कि आप लोग लिख रहे हैं CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। अगर आप लोगों ने चूने को पानी में डाल दिया, ठीक है, क्विक लाइम को पानी में डाल दिया, तो आपका स्लैग्ड लाइम बन जाएगा। ठीक है, यानी कि लाइम वाटर बन जाएगा। ठीक है, और विद इवोल्यूशन ऑफ हीट काफ़ी सारी हीट निकलेगी। ठीक है, और बेटा यहाँ पर अगर आप रिएक्शन में हीट को लिख रहे हो तो हमेशा प्लस साइन के साथ लिखोगे।
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, निगेटिव होता है। डेल्टा एच हमेशा कैसा रहेगा, निगेटिव, और रिएक्शन के अंदर हीट कैसे लिखोगे, प्लस के साथ, ये याद रखना, ठीक है। इतना आप नोट करें। इसके बाद हम लोग एक्सोथर्मिक हो गया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर चलते हैं, फटाक से नोट करें। तो बच्चों अब अगली हेडिंग आती है आप लोगों के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी तो उसमें क्या हो रहा था कि हीट एमिटेड आउट, हीट बाहर की ओर एमिट हो रही थी। यहां पर क्या हो रहा होगा कि हीट एब्जॉर्ब कर लेगी रिएक्शन जो है आपकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ठीक है, माइनस हीट लिख रखा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें कि रिएक्शन के दौरान ये जो हीट को हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए माइनस लेकर चलते हैं और इसका डेल्टा एच कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्शन में पॉजिटिव लेते थे और डेल्टा एच निगेटिव हो जाता था। यहां पर रिएक्शन में कि एंडोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा है, निगेटिव, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना। अच्छा, इसके बाद बेटा हम लोगों ने ये एग्जाम्पल ले रखा है, इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखेंगे। ये एग्जाम्पल अगर आप इसके लिए Fe एज अ कैटलिस्ट यूज कर लेते हो और मोलिब्डेनम एज कैटेलिटिक प्रमोटर यूज कर लेते हो तो इस प्रोसेस को हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि दिस इज हैबर प्रोसेस। अमोनिया को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करने का प्रोसेस, हैबर प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अमोनिया इंडस्ट्रियली, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में अमोनिया को तैयार करने का जो प्रोसेस है उसे हैबर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग कोरोजन समझते हैं। कोरोजन क्या होता है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल्स धीरे धीरे एयर मॉइस्चर और दूसरे केमिकल्स के द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है, खत्म कर दिए जाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। और कोरोजन के इफेक्ट क्या होते हैं कि यार ये वेस्टफुल प्रोसेस है। 1000 टन्स ऑफ आयरन, हजारों टन आयरन और अदर मेटल्स गेट्स वेस्टेड एवरी ईयर ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन के कारण सालों साल हजारों टन्स ऑफ आयरन और अदर मेटल क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। और कॉजेज डैमेज टू आयरन मेड बॉडीज, आयरन से बनी हुई चीजों को मेनली नुकसान पहुंचाता है कौन, कोरोजन, ठीक है। इसके बाद बेटा रेंसिडिटी आती है। तो रेंसिडिटी क्या होती है, दिस इज स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, ठीक है। स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, जिसके कारण क्या होता है कि खाने का स्वाद और उसकी खुशबू, उसकी महक बदल जाती है, खराब हो जाता है खाना। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि अगर आप लोग खाने को बहुत देर तक खुला छोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होता है, खाना खराब हो जाता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू रेंसिडिटी। इससे बचने के हमारे पास क्या तरीके हैं, पहला कि आप एयर टाइट कंटेनर यूज करें। आप एयर टाइट कंटेनर यूज करें तो ऑक्सीडेशन उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, खाना खराब नहीं होने पाएगा। इसके बाद है कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करें, ठीक है। तीसरा तरीका यह है कि चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं वो सीले ना, वो खराब ना हो, इसीलिए आप लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करें उसके अंदर। इसके बाद बात होती है कि आप बाय अवॉइडिंग कांटेक्ट ऑफ फूड एंड सनलाइट, आप सनलाइट और फूड का डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करें, ठीक है बेटा। सो ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग्स थी, कौन कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। एक टॉपिक में अलग से वीडियो बनाऊंगा कंपाउंड फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, तो उससे चैप्टर की रिएक्शंस और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थ्योरी के एस्पेक्ट में चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग असाइनमेंट से जुड़े हुए 1-2 लेक्चर और लेकर आएंगे, सवालों से जुड़े हुए 1-2 लेक्चर और लेकर आएंगे। तब तक आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें। हमारे चैनल को बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें बताएं कि हमारे चैनल में क्या आपको और जानना है, किस चैप्टर में आपको और दिक्कत आ रही है। साथ ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू एंड कीप स्टडी।